नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादिया। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक की है और आपको बता दें कि सीएम सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। कैबिनेट की बैठक में कई एजेंडे रखे गए हैं जिन पर चर्चा हुई है। बैठक में HAPWB को मंजूरी दी गई है। ये भी जानकारी मिल रही है कि नरवाना में 2 गाँव को शामिल करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट की बैठक में रखा गया है। हरियाणा के चंडीगढ़ में आज कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। कई फैसलों को लेकर के चर्चा हो रही है। बता दें कि कर्मचारियों और आम जनता के हित में सरकार कई अहम निर्णय भी ले सकती है और निर्णय अहम इसलिए भी लिए जा सकते हैं क्योंकि जल्दी हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। सीएम की अध्यक्षता में हो रही है ये बैठक और बैठक में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु हरियाणा सरकार 58 से 60 साल तक कर सकती है। रिटायरमेंट की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ बीते दिनों सीएम वृद्धावस्था पेंशन की वृद्धि के किए जाने के संकेत भी दे चुके हैं। तो हो सकता है कि आज की बैठक में पेंशन बढ़ाने की प्रस्ताव पर भी मोहर लग जाए। ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो से सहयोगी राकेश छाबड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, बैठक क्या फिलहाल भी चल रही है या संपन्न हो चुकी है? बैठक को लेकर ताजा अपडेट क्या? राकेश, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। 123 की मौत का जिम्मेदार कौन? जी आ रही है आवाज? हेलो जी, आवाज आ रही है? ठीक है राकेश, आप जवाब दीजिए। क्या कैबिनेट की बैठक अभी भी चल रही है या खत्म हो चुकी है? जी, आपको बता दें कि जैसे कि दोपहर से ही है कैबिनेट की मीटिंग चल रही है। इसमें आपको बता दें कि रिटायरमेंट की अवधि को बढ़ाने की बात भी की गई है। 58 से 60 साल करने की अवधि बढ़ाने की आशंकाएं भी जताई जा रही है और दूसरी तरफ जो है पेंशन की अमाउंट को बढ़ाने की भी बात की जा रही है। और ऐसे और कई अहम मुद्दे हैं जैसे कि जॉब हो गया, युवाओं के लिए जॉब और ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर अब मोहर लग सकती है। अभी भी मीटिंग जारी है और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि करीब 6 बजे तक ये मीटिंग चलेगी और किन किन मुद्दों पे बात होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही पता चल पाएगा। जी ठीक है राकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि कुल कितने प्रस्ताव है जो कैबिनेट की बैठक में टेबल पर रखे गए हैं और उम्मीद क्या की जा रही है, कितने प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है? जी, आपको बता दें जैसे कि अभी थोड़ा ही समय रह गया क्योंकि अक्टूबर के आसपास जो है विधानसभा के इलेक्शन होने हैं। तो दूसरी तरफ अभी आज कैबिनेट की मीटिंग हो रही है हरियाणा कैबिनेट की, तो कहीं ना कहीं अहम मुद्दों पे बातचीत की जा रही है। तो हरियाणा की सारी कैबिनेट वहाँ पे बैठी है और करीब 8 से 10 मुद्दों के ऊपर जो है बातचीत हो रही है विकास कार्यों को लेकर। जो अभी नायब सीएम पे जो पेंडिंग चलिए मुद्दे ठीक है थे उनके राकेश, ऊपर भी बहुत चर्चा शुक्रिया आपका होगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में कैबिनेट की बैठक जो आज हो रही है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि बैठक में कई एजेंडे रखे गए हैं और वो एजेंडे विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख करके रखे गए। फिलहाल बैठक जारी है। बैठक खत्म होने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि किस किस प्रस्ताव पर मोहर लगे। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। शंभू बॉर्डर पर बंद करने पर हरियाणा सरकार को फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने दिए 1 हफ्ते में बॉर्डर खोलने के आदेश। हाईवे पर ट्रैफिक कैसे रोक सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्य सरकार से सवाल पूछा गया है कि पंजाब के किसान संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली कूच का ऐलान किया था। एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर के किसान दिल्ली कूच करना चाहते थे। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा सरकार ने बैरिकेड कर दी थी, रास्ता रोक दिया था ताकि किसान जो है वो शंभू बॉर्डर को पास ना कर पाए, क्रॉस ना कर पाए। तब से शंभू बॉर्डर बंद था। बता दें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को 1 हफ्ते में शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दे दिए। फटकार हरियाणा सरकार पर लगाई गई है। तो साथ ही साथ किसान आंदोलन के कारण बंद पड़े शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की है। राकेश छाबड़ा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, इस पूरे मसले को लेकर के क्या जानकारी आपके पास है? क्या कुछ आज कहा गया है और अब कहा जा रहा है कि हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर लिया है? जी, आपको बता दें कि पिछली तारीख में जो है हाईकोर्ट की तरफ से फैसला जो रखा गया था उसमें जो रास्ता खोलने की अपील की गई थी, लेकिन आपको बता दें कि उस फैसले के ऊपर आज सुनवाई होनी थी और आज सुबह से ही सुनवाई हो रही थी। तो किसानों के वकील ने रास्ता ना खोलने की अपील करी तो
जो माननीय जज है उनकी तरफ से उन्होंने पूछा कि रास्ता क्यों ना खोला जाए, क्योंकि जो किसान है वो अपने मुद्दों को लेकर धरना दे रहे हैं, तो उनको अच्छा खाना, अच्छी मेडिकल सुविधा देनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो है राज्य सरकार है, उनकी गलती है, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वहाँ पे जो रास्ता बंद किया गया है ये रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, तो उसको खोलने के भी आदेश दिए गए हैं। और दूसरी तरफ सनौरी बॉर्डर पे भी इन चीजों को लेकर सवाल किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हाईकोर्ट का ये फैसला काफी अहम माना ठीक जा है रहा है। राकेश, देखिए एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, सुप्रीम माफ कीजिएगा, हाईकोर्ट की तरफ से भी आज सवाल जो है वो राज्य सरकार से किया गया है। लगातार मीडिया की तरफ से भी ये सवाल किया जा रहा था कि अभी तो किसान जो है वो शांत नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी शंभू बॉर्डर क्यों बंद किया गया है, खोल क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि देश के दिल्ली एनसीआर के आसपास जितने भी बॉर्डर सील किए गए थे सभी बॉर्डर खोल दिए गए हैं, मात्र एक ऐसा बॉर्डर शंभू बॉर्डर जो अभी तक बंद है। इसके लिए क्या दलील सरकार की तरफ से कोर्ट में रखी गई? जी आपको बता दें, जैसे कि पिछले दिनों से ही इस चीज के ऊपर मुद्दा गरमाया हुआ है, राजनीति भी गरमाई हुई है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो किसान जो है उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की है, तो उन्होंने भी यही कहा कि हमारा मुद्दा वहाँ पे बैठने का नहीं है, ये तो हरियाणा सरकार ने बैरिकेडिंग करी, रास्ते बंद करे, तो हमें मजबूरन वहाँ पे बैठना पड़ा, हमारी कोई नक्शा रास्ता बंद करने की नहीं थी। तो दूसरी तरफ जो है अभी जो बैरिकेडिंग को उठाने के जो आदेश दिए गए, तो दूसरी तरफ अभी आज हाई कोर्ट में आने वाले 2 या 4 दिनों में इसको उठाने की बात की गई है, तो खनौरी बॉर्डर में भी सेम यही मुद्दा गरमा रहा है। जी चलिए ठीक है राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें कि कांग्रेस ने शुरू किया है हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम। हरियाणा मांगे हिसाब से कांग्रेस ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। भूपेंद्र हुड्डा जो है वो चुनावी रथ यात्रा भी निकालेंगे। कांग्रेस 15 सवाल लेकर के हर घर तक जाएगी और सवाल का जवाब टटोलने की कोशिश की जाएगी। हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर के कांग्रेस ने सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ हरियाणा मांगे हिसाब नाम से राज्य स्तरीय अभियान शुरू किया है। इस कार्यक्रम की लॉन्चिंग चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय से की गई है। तो वहीं पर इस अभियान के तहत कांग्रेस ने 15 आरोपों के साथ साथ बीजेपी सरकार के विरुद्ध एक चार्जशीट भी जारी की है। कांग्रेस नेता ये चार्जशीट लेकर के पूरे प्रदेश में लोगों से मुलाकात करेंगे, लोगों के घर घर तक जाएंगे और उनसे सवाल जवाब करने वाले हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं। बीजेपी सरकार के 10 साल के कार्यकाल की विफलताओं की जानकारी भी साथ ही साथ घर घर जाकर के कांग्रेस कार्यकर्ता अब देते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान हरियाणा मांगे हिसाब अभियान का नेतृत्व करेंगे। राज्य के सभी कांग्रेस सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, प्रमुख नेता और कार्यकर्ता इस अभियान से जुड़ेंगे, इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। हमने एक अपना प्रोग्राम जारी किया है, जो आगे का प्रोग्राम है हरियाणा मांगे हिसाब 10 साल का। क्या किया इन्होंने, 15 सवाल हमने खड़े किए हैं, उसका जवाब मांग रहे हैं और ये बात हम घर घर तक ले जाएंगे। इस सरकार की विफलता है और ये जो है हमारे जो कार्यक्रम वो और जो हमारे एक गारंटी का हो या जो तो देखिए आपको बता दें कि कांग्रेस के 15 बड़े आरोप हैं जो कि तय किए गए हैं, जो एक चार्जशीट तैयार की है। राज्य में घर घर कैसे पहुंचा नशा, ये जानने की कोशिश की जाएगी। देश में सर्वाधिक महंगाई जो बढ़ रही है उसे लेकर के बातचीत की जाएगी। भ्रष्टाचार के जनक जी से भी यहाँ पर कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं उसके पीछे की क्या वजह है, उन्हें लेकर के भी बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत बीजेपी सरकार के विरुद्ध जो चार्जशीट तय की गई है उसमें लोगों तक पहुंच करके उनके जो काम किए हैं 10 साल के कार्यकाल में बीजेपी की तरफ से, उन कामों को लेकर के हिसाब मांगा जाएगा कि काम सही हुए या गलत हुए। विफलताओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस के 15 बड़े आरोप जो है वो भी तय कर लिए गए हैं। हरियाणा असुरक्षित क्यों है, ये सबसे बड़ा पहला आरोप जो है वो चार्जशीट में है। इसके अलावा अपराधों पर क्यों नहीं है नियंत्रण, ये भी बड़ा आरोप है। राज्य में घर घर नशा कैसे पहुंच रहा है, देश में सर्वाधिक महंगाई क्यों, भ्रष्टाचार के जनक जी के जंगल पोर्टल क्यों बनाए गए हैं, 10 साल में करोड़ों के 50 बड़े घोटाले पर क्यों हुई है कार्रवाई, पुलिस की गोली से 70 से ज्यादा लोग क्यों मरे हैं, बीजेपी ने आरक्षण खत्म करने की
क्यों साजिश रची है? अग्निपथ के माध्यम से नौकरियां क्यों बंद की गई है? मात्र 4 साल की नौकरी से कैसे घर का गुजारा होगा? हरियाणा में सबसे अधिक 37.4% बेरोजगार क्यों है? न्याय और हक मांगने वाले लोगों पर सरकार ने क्यों बरसाई है लाठियां? 2014 और 19 की चुनावी घोषणाएं क्यों नहीं हुई है पूरी? स्वास्थ्य सेवाओं का दिवालिया कैसे है? तो ये वो बड़े पॉइंटर है जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से तैयार किए गए हैं। शिक्षा तंत्र को बर्बाद करने पर सरकार क्यों तुली हुई है? क्यों लगातार शिक्षा तंत्र चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच बड़ी अपडेट जलालाबाद से आपको बता दें, जहां निजी अस्पताल में गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। बेखौफ बदमाशों ने एक परिवार पर हमला किया है। बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बदमाशों के हमले से 3 लोग घायल हो चुके हैं। पंजाब के जलालाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें कि तेजधार हथियार लेकर के हमला किया गया है। ये प्राइवेट अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रही है, जहां पर पेशेंट बैठे हुए हैं, मरीज है, और तभी अचानक से कुछ गुंडे आते हैं, हाथों में हथियार लिए, चाकू लिए, डंडे लिए अंदर घुसते हैं और अचानक से हमला करना शुरू कर देते हैं। बेड पर जो गद्दा था उससे बचाव करने की कोशिश करता हुआ परिवार इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि 8 से 9 ये गुंडे हैं जो अचानक से हॉस्पिटल में दर्ज होते हैं, पहुंचते हैं मरीज तक और फिर अचानक से हमला बोल देते हैं। वहां लगे सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई है और जैसे ये हमला किया जाता है तो आसपास जो और भी ज्यादा मरीज बैठे हुए थे वो भी घबरा जाते हैं। तो देखिए अब ये 4 तस्वीरों पर नजर डालिए। सबसे पहले कैंप 1 आप देखिए, जो कि अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं। बाइक पर बैठ करके सभी गुंडे अस्पताल की तरफ आते हुए नजर आएंगे। फिर कैंप 2 पर नजर डालिए, जब अस्पताल की पार्किंग में अपनी बाइक को पार्क करते हैं, डंडे उठाते हैं, अपने हथियार उठाते हैं और फिर अस्पताल में साफ तौर पर दर्ज हो रही है। तीसरे कैंप में वो साफ तौर पर दिख रहा है कि अस्पताल में दर्ज हो चुके हैं, रिसेप्शन के पास उनकी मौजूदगी देखी जा रही है। कैंप 4 पर आप नजर डालिए, जब पहुंचते हैं वार्ड में और वहां पर मौजूद लोगों पर हमला कर देते हैं। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद होती है कि किस तरीके से अस्पताल में दर्ज होते हैं, रिसेप्शन पर जाते हैं और कोई भी उनसे रोका टोकी या सवाल जवाब नहीं किए जाते हैं। बड़ी ही आसानी से वार्ड तक पहुंच जाते हैं हथियार लेकर के और जाते ही वहां पर अचानक से हमला जो है वो मरीज पर बोल दिया जाता है। आसपास जो भी मरीज थे वो भी घबरा जाते हैं कि अचानक से ये कैसे हुआ है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सांसद अमृतपाल सिंह का भाई ड्रग्स के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। जालंधर पुलिस ने 4 ग्राम ड्रग्स के साथ पकड़ा है। पुलिस ने ड्रग्स के साथ हरप्रीत को गिरफ्तार कर लिया है। ड्रग्स मामले में जालंधर से हुई है गिरफ्तारी। ये बड़ी अपडेट पंजाब के जालंधर से इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने 4 ग्राम ड्रग्स के साथ हरप्रीत को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब के जालंधर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने श्री खडूर साहिब के सांसद और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के भाई हरप्रीत सिंह को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि हरप्रीत सिंह के पास करीब 4 ग्राम ड्रग्स बरामद हुई है। हरप्रीत सिंह की गिरफ्तारी के बाद आला अधिकारी उनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। हरप्रीत सिंह को फिलौर से पकड़ा गया है, जैसा कि जानकारी मिल रही है। एसएसपी जालंधर ग्रामीण अंकुर गुप्ता ने कहा है कि लवप्रीत, हरप्रीत और संदीप अरोड़ा तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है, यानी कि एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि 3 गिरफ्तारी हुई है। देखिए हमारी जिवें ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਰੂਰਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੇਸਿਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰੱਗਸ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਈਵਨਿੰਗ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲੌਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ ਟੂਅਰਡ ਜਲੰਧਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਈਵਨਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਤੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸਕਣ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो से सहयोगी गीतांशु सेजवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गीतांशु, निर्दलीय सांसद है अमृतपाल और आज उनकी भाई हरप्रीत की गिरफ्तारी होना, क्या है पूरा मामला, कहां से गिरफ्तारी हुई है? जानकारी ये भी मिल रही है कि कुछ ड्रग्स भी उनके पास से बरामद की गई है। जी देखिए, जिस तरीके से पंजाब का मुख्य मुद्दा इस वक्त अमृतपाल सिंह बना हुआ है, जो कि बीते चुनाव लोकसभा चुनावों में सांसद चुने गए हैं निर्दलीय थे, तो काफी सपोर्ट उन्हें अपने दूर साइड से मिला है जहाँ पर सांसद चुने गए हैं। और उसके बाद से ही जो है एक प्रयास लगाए जाते थे कि जिस तरीके से वह सांसद चुने गए हैं तो उन्हें बाहर आना चाहिए, तो उस तरीके से पूरे इंतजाम भी जो है इनकी जो पार्टी के ग्रुप है और इनके जो अपने लोग हैं वे तैयारी कर चुके थे, मगर कहीं ना कहीं जो है अब पुलिस जो है इनको खालिस्तानी समर्थक जो है ऐलान चुकी है, जिस कारण यह डिप्यूटेड केस में बंद है। और इस बार जो जालंधर पुलिस ने खासकर जो है मुहिम चलाई हुई है ड्रग्स के खिलाफ, तो लगातार ही पंजाब पुलिस ड्रग्स पेडलर्स और ड्रग्स का सेवन करने वाले लोगों पर जो है धरपकड़ जारी रखे हुए हैं। इसी कड़ी में जो है जो जानकारी हमारे सामने अंकुर गुप्ता जो एसएसपी रूरल है उन्होंने रखी है, तो उन्होंने खुलासा करते हुए ये बताया है कि उनको एक गश्त के दौरान एक गाड़ी लवारिस हालत में खड़ी मिली थी, जिनकी चेकिंग करने के बाद उसमें 2 व्यक्ति पाए गए, जिसका पता पूछने पर नाम उनका हरप्रीत और लवप्रीत बताया गया, जो कि अमृतसर के निवासी है। तो उनकी जब पुलिस ने तलाश की तो उनके पास से 4 ग्राम करीबन 22 नाम का जो है ड्रग सफेद रंग का वह पाया गया है। और उनके पास ड्रग्स जो है नापने का जो है गड्ढा होता है, एक मशीन होती है, वह भी बरामद की गई है। और साथ ही एक संदीप अरोड़ा नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है, कि उनको सप्लाई करता था। और साथ ही यह तीनों को गिरफ्तार कर जब डोप टेस्ट कराया गया, उनका अस्पताल ले जाकर उनका टेस्ट कराया गया, तो हरप्रीत तो जो है वह पॉजिटिव पाए गए। तो अब पुलिस ने ये कहना ये भी थे और वह खेती की तैयारी करते थे, जिसके बीच में जो है पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया। और इस वक्त जो है एसएसपी गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का सारा खुलासा किया है, कुछ जानकारी भी है। तो यह निकल कर सामने आया है कि जो है वह सांसद अमृतपाल सिंह का भाई है। खासकर देखने वाली बात यह है कि उनका जो पिता है तरसेम, उनका भी कहना है कि कैसा उन्हें बदनाम करने की बात है, क्योंकि उनका जो बेटा है अमृतपाल वह तो ड्रग्स के खिलाफ लड़ता। तो सबसे बड़ा सवाल के मन में यही खड़ा होता है कि अगर वह ड्रग्स के खिलाफ सारा काम कर रहे थे, तो उनका अपना भाई जो है कैसे ले सकता है। चलिए ठीक है गीतांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लुधियाना में पंजाब बीजेपी की बैठक खत्म हो चुकी है। नगर निगम चुनाव और उपचुनाव पर चर्चा बैठक में हुई है। बीजेपी महासचिव तरुण चुग हुए हैं बैठक में शामिल। भूपेंद्र यादव समेत कई वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद रहे हैं। बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। नगर निगम चुनाव और उपचुनाव को लेकर के बैठक में मंथन किया गया है। पंजाब बीजेपी आज पंजाब के लुधियाना में बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक को पंजाब की राजनीति के लिए काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, जिसमें कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेता भी मौजूद हुए हैं। आपको बता दें कि बैठक की जो अध्यक्षता है वो बीजेपी पंजाब अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने की है। तो वहीं पर बैठक में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी आलाकमान की तरफ से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग भी पहुंचे थे लुधियाना और बैठक में शामिल हुए हैं। इसके अलावा पंजाब के राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में पंजाब की रणनीति से संबंधित, राजनीति से संबंधित कई अहम फैसलों को लेकर के चर्चा हुई है। साथ ही साथ कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। नगर निगम चुनाव से संबंधित विचार किया गया है। साथ ही साथ उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। बैठक से पहले कार्यकर्ताओं के लिए पंडाल सजाए गए और तकरीबन 3000 के करीब कुर्सियां लगाई गई थी, ताकि बैठने की व्यवस्था वहां पर हो सके, किसी तरीके की भगदड़ ना देखे। अमूमन तौर पर देखा जाता है जब भी किसी बड़े लेवल पर बैठक का आयोजन किया जाता है तो भगदड़ या फिर मारपीट की खबरें सुनने को मिलती है। तो उधर पंजाब के डीजीपी गौरव यादव की
बड़ी बैठक। आपको बता दें कि आतंकवाद और नशा तस्करी पर चर्चा हुई है बैठक में। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव की बड़ी बैठक में नशे को लेकर के चर्चा हुई है, आतंकवाद को लेकर चर्चा हुई है। अधिकारियों से नई स्ट्रेटजी बनाने के लिए टिप्स भी दी गई है। पुलिस को अलर्ट रहने के लिए हिदायत दी गई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में जम्मू पुलिस, पीएससी और सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक के बाद पंजाब के डीजीपी गौरव यादव एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने बैठक का आयोजन किया और साथ ही साथ बैठक में जो भी अधिकारी, जो भी कार्यकर्ता, जो भी मौजूद रहे, सभी को आतंकवाद और नशे तस्करी को लेकर के उनके साथ विचार विमर्श किया। रणनीति, नई स्ट्रेटजी बनाने की टिप्स अधिकारियों को देते हुए नजर आए हैं। पुलिस के अलग अलग विभागों की प्रमुख और सभी जिलों के एसएसपी बैठक में मौजूद रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।